झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर एक बार लोगों को सिर्फ ठगने का, छलने का काम कर रही है। जिस तरह से चंपाई सोरेन कह रहे हैं कि अब हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो करते ही रहेंगे, उनसे होगा कुछ नहीं। युवाओं की ही मुद्दे को लेकर के ये सरकार आई थी। मैं बार बार इसको कह रही हूँ क्योंकि पूरे सरकारी तंत्र से लड़ना इतना आसान नहीं है। जो जल जंगल जमीन की बात करती है, आज इनके ही सरकार में सबसे ज्यादा अगर दोहन हो रहा है जल जंगल जमीन का, तो इनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में हो रहा है। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सह बीजेपी नेत्री गीता कोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि विधानसभा चुनाव अब 4 महीने के बाद होने हैं, क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की ओर से फिलहाल की जा रही, क्योंकि लगातार जो मंथन है वो किया जा रहा है, बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर दिन तैयार रहती है। 24/7 उसके कार्यकर्ता कार्य करते हैं, तो इसलिए तैयारियां हैं और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो पार्टी की ओर से लगातार कार्यकर्ताओं को मिलते हैं कि भाई किस तरह से आपको जनता के बीच में रहना है, किस तरह से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रहना है। तो ये समय समय पर दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो वो तो हमेशा तैयार है पार्टी। 2019 में कांग्रेस के टिकट से आपने जीत हासिल की थी, 2024 में आपने बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरने का काम किया था। क्या लगता है इस बार चूक कहां हुई, क्योंकि 2019 में आपने अच्छा खासा वोट जो है वो लेकर आपने आया था, तो क्या लगता है 2024 में कुछ चूक हुई? देखिए, इसे चूक नहीं कहेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं क्योंकि चुनाव में बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं, तो निश्चित रूप से अब उन सब चीज़ों का जो आंकलन है या कहाँ क्या हुई है तो वो हो रहा है। और पार्टी भी इससे अवगत है। पार्टी को भी हमने बताया है कि कहाँ कहाँ हमें और कार्य करने की ज़रूरत है और पार्टी उस पर कार्य कर रही है। 2 बार आप जगन्नाथपुर से विधायक रही हैं। मधु कोड़ा का भी पकड़ जो है वो जगन्नाथपुर में काफी है, लेकिन जगन्नाथपुर में इस बार आपको लीड नहीं मिला, तो क्या लगता है लोगों तक आप नहीं पहुंच पाई या फिर लोगों को आपका विजन समझ में नहीं आया? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैंने कहा कि चुनाव में बहुत सारे कारण होते हैं। जिस तरह से विपक्ष ने इस बार लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया कि भाई बीजेपी जो है आदिवासी विरोधी है या आदिवासियों की ज़मीन ले लेगी, आदिवासियों को हटा देगी, उनके ज़मीन से बेदखल कर देगी, इस तरह के जो दिग्भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं वो लोगों तक उन लोगों ने पहुँचाने का काम किया। और क्योंकि आदिवासी बहुत इनोसेंट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर उनको किसी से लगाव है तो वो अपने ज़मीन से है, अपने गाँव से है। तो ये भय कहीं ना कहीं उनके मन में भय दिखाने में गठबंधन जो है वो सफल रही और वहाँ पर पूरी तरह से जो सरकारी तंत्र है वो पूरा लग गया। सरकार ने वहाँ पर सभी तरह के हथकंडे अपनाए। आपने देखा होगा किस तरह से मेरे ऊपर में हमला हुआ और लोगों को डराने धमकाने का भी काम किया गया कि भाई आप वोट नहीं दीजिएगा तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा या आपके बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाएगा या आपको और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई उस क्षेत्र में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता के बीच में हम लोग नहीं हैं। आज भी हम लोग जनता के बीच में और आगे भी हम लोग जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस के बाद जब आप बीजेपी का दामन थामी थी तो क्या आपने सोचा था इसके साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं का कितना सहयोग मिला, क्योंकि लगातार आप क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रही थी, तो स्थानीय कार्यकर्ताओं का उतना सहयोग मिला जितना आप सोच कर गई थी? हाँ, बिल्कुल उनका सहयोग मिला, तभी तो इतने विपरीत परिस्थितियों में भी कार्यकर्ता डटे रहे और हम लोगों ने एक अच्छा फाइट दिया। क्योंकि पूरे सरकारी तंत्र, मैं बार बार इसको कह रही हूँ, क्योंकि पूरे सरकारी तंत्र से लड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ता डटे रहे। हमारे कार्यकर्ताओं को कई बार धमकाया गया, हमारी गाड़ियों को गांव के अंदर जाने नहीं दिया गया, कई बार जो बीजेपी के झंडे हैं उसको हटाने का काम किया गया। बहुत हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ तक बोला गया कि भाई आप गाँव में बिना ग्राम सभा के नहीं आ सकते। तो इस तरह एक भय का माहौल बनाया, लेकिन उसके बावजूद सभी कार्यकर्ता लोग डटे रहे। तो ये तो कार्यकर्ताओं को बहुत हम धन्यवाद करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो हो समुदाय की संख्या जो है वो काफी है। 1991 में कृष्णा मांडे सिर्फ संथाली के थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद अब 2024 में जोभा मांझी जीत हासिल की। तो क्या हो समुदाय के बीच में जो मैसेज पहुंचाना था क्या नहीं पहुंचा पाई आप, या फिर जो उन तक जो योजना का लाभ है वो नहीं पहुंच पा रहा था? क्या हुआ जो हो समाज इस बार थोड़े नाराज दिखे आपसे?
देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये हो समाज की बात नहीं है क्योंकि जिस तरह से जो लोगों को डराया गया, सबसे ज़्यादा यही है कि भाई अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है तो उस हमारे लोगों को राशन नहीं मिलेगा या हमारे लोगों को और अन्य सुविधाएं जो सरकारी सुविधाएं वो नहीं मिलेंगी, तो वो एक डर कहीं ना कहीं था। और इस वजह से, उस डर के वजह से और जिस तरह से जो दुष्प्रचार किया गया कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी जो ये आदिवासियों के हित में नहीं है, ये आदिवासियों का काम नहीं करती है, इस तरह का जो दुष्प्रचार किया गया वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हावी हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो समाज बिल्कुल ही सभी लोग इस तरह का सोचते हैं। जो बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जिसने समाज को एक सम्मान दिया है, आदिवासी समाज को एक सम्मान दिया है। और लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लोग इस बात को मानते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आदिवासियों का विकास हुआ है। उनको पढ़ने का एक व्यवस्था दिया गया, उनके बच्चों को जो एजुकेट हो। आज उस क्षेत्र में देखिएगा तो 30,000 प्लस बच्चे ड्रॉप आउट हैं उस क्षेत्र में। सिर्फ सिंहभूम की मैं बात कर रही हूँ। और ऐसे में केंद्र सरकार का जो एकलव्य विद्यालय योजना है, तो ये इससे वहाँ के जो बच्चे हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं एजुकेट करने का, आदिवासी बच्चों को एजुकेट होंगे तो वो अपने अधिकार के लिए जानेंगे, समझेंगे। तो इस तरह की जो कोशिशें हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आदिवासी समुदाय को जो एक सम्मान दिया, चाहे राष्ट्रपति बना करके हो या अभी उड़ीसा में मुख्यमंत्री बना करके हो, तो ये लोग जान रहे हैं कि और कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको छलने का काम करेंगे, आपसे वोट बैंक लेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, वो आपको सम्मान नहीं दे सकती। ऐसा माना जाता है कि कोल्हान और संताल में बीजेपी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पश्चिमी सिंहभूम जाते हैं, वहां पर लोगों को संबोधित करते हैं। आप भी लोगों से मुलाकात की, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि सही में कोल्हान में बीजेपी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है? क्या आपको ऐसा लगा कि लोगों के बीच जा रहे हैं तो थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को ये बताने में कि बीजेपी ने किस तरीके से कार्य किया है? देखिए, ऐसा नहीं है। बीजेपी अगर आप देखेंगे तो एक समय ये भी था कि पूरे कोल्हान में बीजेपी को अच्छी सीटें मिली थी, एक वो भी दौर था। और चाईबासा की अगर हम बात करें तो पूरे 6 या 5 के 5 विधानसभाएं जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और इससे पहले भी 2014 में भी लास्ट अगर हम सिंहभूम की बात करें तो बीजेपी के ही सांसद थे। तो ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के बीच में या चाईबासा के या कोल्हान के बीच में बीजेपी नहीं है, बिल्कुल है। और लोग आज भी बीजेपी को एक्सेप्ट करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं, तो निश्चित रूप से ये है। और एक बात और आपको हम बता दें कि इस बार हम लोग जब देख रहे थे, बहुत सारे ऐसे बूथ थे जो एकदम जंगल अंदर में है, जहाँ पर चाहे वो नक्सल का डर बोलिए या फिर एकदम इंटीरियर बोलिए, वहाँ पर बीजेपी को वोट 2019 में एकदम नहीं मिला था। और उन बूथों पर भी बढ़त हुई है, उन बूथों पर भी वोट मिला है। तो इसका मतलब है कि लोग अब और ज़्यादा पार्टी के करीब आना चाहते हैं या पार्टी को और मौका देना चाहते हैं। 2019 की अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी को भी अच्छा खासा वोट मिला था और इस बार माना जा रहा था कि अगर वो वोट आपके साथ जुड़ता है तो आप जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ? वहां पर कौन सा फैक्टर काम नहीं आया, क्या लगता है? देखिए, इसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि पूरे सरकारी तंत्र ही लग गई थी और एक दुष्प्रचार हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था। मतलब लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा था। बिल्कुल दिग्भ्रमित किया गया। एक तो जो सरकार थी वो अपनी योजनाएं, एक भी अगर आप उनके भाषणों को सुनेंगे, जेएमएम के भाषणों को, तो वो एक भी अपना काम उन्होंने नहीं बताया कि भाई वो जिन वादों को लेकर के आए थे, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो या माइंस खुलवाने की बात हो या वहाँ के बुनियादी सुविधाएं की बात हो, एक भी उन्होंने नहीं बोला कि भाई हमारी सरकार है तो हमने ये काम करके दिया, अब काम के बदले हमें वोट दीजिए। ये एक भी उन्होंने नहीं कहा। और क्योंकि उन्होंने काम किया ही नहीं, तो इसलिए वो लोगों को डरा कर, दिग्भ्रमित करके उन्होंने वोट लेने का काम किया है। एक और जहां पर झारखंड में 5 ट्राइबल सीट बीजेपी हार गई। कल जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री, उनका कहना था कि बाबूलाल के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि 5 ट्राइबल सीट हारना विधानसभा में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? नहीं, इसका कोई असर नहीं दिखेगा क्योंकि
इन सीटों पर भी अगर आप देखें तो कई जो विधानसभा सीट है वहाँ पर लीड किया है। ठीक है, लोकसभा हम हारे हैं, लेकिन कई ऐसे सीट है जहाँ पर ट्राइबल सीट है जहाँ हम लोगों ने इस बार लीड किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ एक तरफ एक जबरन ये कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है कि नहीं आदिवासी जो है बीजेपी से छिटक गए हैं या बीजेपी के साथ नहीं है, तो उनको ये आंकड़ा भी देखना चाहिए कि कई विधानसभाओं में हमने लीड किया है। तो इसका मतलब है कि बाबूलाल जी के नेतृत्व में लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार बने, यहाँ पर झारखंड में बीजेपी की सरकार बने। इंडिया अलायंस का कहना है कि आप लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं और यही वजह है कि आदिवासी जो है आपसे दूर होते जा रहे हैं, जो अल्पसंख्यक है आप लोगों से दूर होते जा रहे हैं और इसका खामियाजा जो है आप लोगों को विधानसभा में उठाना पड़ेगा। इसको किस रूप में ले रहे हैं? मैंने इसका जवाब आपको अभी इससे पहले ही दिया है कि कई सीटों पर हम लोगों ने बढ़त ली है, लीड लिया है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो बताना चाह रहे हैं कि भाई आदिवासी नाराज है, अल्पसंख्यक नाराज। कि धर्म की राजनीति आप लोग धर्म की राजनीति नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। अगर धर्म की राजनीति करती तो ये लोग आज वोट नहीं करते। जो ट्राइबल की ही अगर आप बात कर रहे हैं तो ट्राइबल वोट नहीं करते। ट्राइबलों ने भी वोट किया है, मुस्लिमों ने भी कई विधानसभाओं में वोट किया है। तो ये जो जैसे मैंने कहा कि दुष्प्रचार, आप भी कहीं ना कहीं, आप मीडिया हाउस भी कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में आ गए हैं। तो ये दुष्प्रचार है, लोग वोट करना चाहते हैं बीजेपी को। अब उन तक और करीब से पहुंचने की जरूरत है पार्टी को, जिसका जो अभी बैठकों का दौर है या जिस तरह से जो हम लोगों को दिशा निर्देश मिल रहे हैं, तो वो यही है कि भाई अब और करीब से या और ज़्यादा जनता के बीच में हम लोग जाएं। अच्छा, जय भारत समानता पार्टी से 2009 में जब आपने जीत हासिल की थी, महज आप 26 वर्ष की थी। 2014 में भी आप उसी पार्टी से जीत हासिल की। 2014 में आप उसी पार्टी से लोकसभा चुनाव भी लड़ी, हालांकि आपको हार का सामना करना पड़ा। 2019 में आप कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ी। तो सफर कैसा रहा? देखिए, राजनीतिक सफ़र जो है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। जब हम लोगों ने राजनीति शुरू की 2019 में, उस समय भी जो स्थिति परिस्थितियाँ थी वो हमारे पक्ष में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जनता ने, जगन्नाथपुर की जनता ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। तो हम लोगों ने भी प्रयास किया कि उन आशीर्वाद का हम लोग उस क्षेत्र के लिए, वहाँ के लोगों के लिए हम लोग काम कर सके। इसलिए अब जगन्नाथपुर में हमने सबसे पहले जो हम लोगों की इच्छा थी कि भाई वहाँ एजुकेशन सिस्टम को हम लोग ठीक करें, क्योंकि पढ़ेंगे लोग अपने अधिकारों के बारे में तभी जान पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर पॉलिटेक्निक, ITI, आयुर्वेदिक कॉलेज, डिग्री कॉलेज हम लोगों ने उन क्षेत्रों में किया। और +2 समय जब मैं 2009 में आई तो उस समय +2 भी सिर्फ 1 या 2 ही थे, आज वो बढ़ करके 3-4 हो गए हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों ने वहाँ एक डेवलप करने का प्रयास किया और लोगों ने भी साथ दिया। आज बहुत अच्छा लगता है जब पॉलिटेक्निक में बच्चे जमशेदपुर से भी आते हैं, आदित्यपुर से आते हैं, ट्रेन में बैठ करके आते हैं जगन्नाथपुर में पढ़ने के लिए। वही ITI है, वहाँ से सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होती है। मुझे लगता है कि 90% प्लेसमेंट वहाँ से हो रही है। और वो भी आज वहाँ के बच्चे जो है, उस जगन्नाथपुर जैसे छोटे से क्षेत्र के बच्चे आज फॉरेन में काम कर रहे हैं, वहाँ के ITI के बच्चे। तो ये एक बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम लोगों ने, जो जनता ने हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, हमने कम से कम उनको वो थोड़ा बहुत हमने उनको वापस दिया। झारखंड का नेचर आप जानती है, बखूबी से झारखंड के बारे में जानती है। प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमांता विश्व शर्मा के आने से क्या लगता है कितना फायदा होगा विधानसभा के चुनाव में? बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि दोनों ही अपने कार्यों में पूरी तरह से दक्ष है। जिस तरह से शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में, जहां एकदम ही विपरीत माहौल था विधानसभा में, उसको अपने पक्ष में किया, तो वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने काम किया है। इसमें भी सवाल उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हाल ही के दिनों में जो पेशाब वाली घटना को अंजाम दिया गया था, इसको भी लेकर कई सवाल जो है महागठबंधन की सरकार उठा रही है शिवराज सिंह चौहान को लेकर। देखिए, मैंने फिर कहा कि ये दुष्प्रचार जो है ये चरम पर है, लेकिन अगर उतने ही होता तो ये सरकार में नहीं आते, ये जीतते भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं दुष्प्रचार है। और आज उनके कार्यों का, उन्होंने जो कार्य किए, राजनीतिक कार्य किए हैं, उनका अनुभव झारखंड में भी हमें मिलेगा। और हेमंत आप जिस तरह से उनका कार्यशैली है, क्योंकि हमने उनको करीब से देखा, उनके साथ मुझे 1-2 कार्यक्रम में भी रहने का मौका मिला, तो हमने उनके कार्यों को देखा है। तो निश्चित रूप से उसका एक फायदा जो है झारखंड को मिलेगा। 26 साल में आप विधायक बनी, कौन सी ऐसी घटना है जो आपको बहुत याद आती है कि आपने ये काम किया, या फिर कौन सा ऐसा आपने काम किया है जो आपको अभी तक लगता है कि मैंने ये काम किया है और आने वाले समय में और भी बेहतर ये हो सकता है? क्योंकि 26 साल में आप विधायक बनी हैं तो दिमाग में बहुत कुछ होगा, एक युवा जैसा आप सोच रही होंगी, तो आपने ऐसा कौन सा काम किया है?
अब जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन पर ही हम लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि उस समय यूनिवर्सिटी की भी बात हो रही थी, वहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की थी, तो हम लोगों ने उसके लिए बहुत लड़ा। बहुत हम लोग लड़े कि भाई अब बन गया, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तो वहाँ पढ़ाई शुरू हो, उसको लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया। तो वो एक काम मुझे बहुत सेटिस्फाई करता है कि भाई हम लोगों ने एजुकेशन फील्ड में काम किया और आज उसका बेनिफिट वहाँ क्षेत्र के लोगों को दिख रहा है, वहाँ के लोगों को इसका एक अच्छा ये भी मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। क्या आपको हार का एक और ऐसा रीजन लगता है कि आप कांग्रेस से बीजेपी गई थी, कई लोगों को पता भी नहीं चला कि आप कांग्रेस से बीजेपी गई हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उतना लोग तक आप नहीं पहुंच पाई और लोग उतना नहीं समझ पाए कि आप फिलहाल बीजेपी में हैं? हो सकता है ये कारण, कई कारणों में ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि हमें बहुत कम समय मिला था। तुरंत हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया और लोकसभा चुनाव आए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि हम लोग लोगों तक पहुँचे, और हम लोगों ने, मुझे लगता है कि 300 से ज़्यादा ये पर हम लोग गए, गांव गए, और कोई मंडल, यानी कि हम लोग बीजेपी में मंडल बोलते हैं, प्रखंड, कोई विधानसभा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा। इस बार पहली बार ऐसा था कि इतना जगह हम लोग घूमे, लोगों से मिले, और एक सभी जगह से एक अच्छा रिस्पांस आया। लोग ऐसा नहीं है कि नहीं मिलना चाह रहे, नहीं बात करना चाह रहे, बीजेपी के झंडा लेके आए हैं तो इनको हटा दो, ऐसा नहीं है। लोगों ने एक अच्छा रिस्पांस दिया। और रीजन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भीतरघात हुआ है आपके साथ? देखिए, भीतरघात नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, जो हमें समय और मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो समर्पित कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत समर्पित होकर के कार्य किया है। तो निश्चित रूप से इसे और थोड़ा ये करने की ज़रूरत है। गीता कोड़ा को अब सब लोग फ्रंट में देखना चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव है, तो क्या गीता कोड़ा की इच्छा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े? क्या इसको लेकर कल चर्चाएं हुई है कुछ? नहीं, इसको लेकर के अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, और ये पार्टी निर्णय करेगी कि गीता कोड़ा की क्या भूमिका वो चाहती है। और गीता कोड़ा तैयार है पार्टी के कार्य करने के लिए, एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के एक सैनिक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। लेकिन 2009 और 14 में आपने तो साबित कर दिया कि आप एज अ विधायक अच्छा काम कर सकती हैं, तो क्या आपकी इच्छा है, पार्टी तो फैसला लेगी, लेकिन आपकी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव आप लड़े? देखिए, ये एक पार्टी है और पार्टी में व्यक्तिगत इच्छाएं मायने नहीं रखती, क्योंकि पार्टी है और पार्टी निर्णय लेगी। अगर आपको मिलता है टिकट विधानसभा के चुनाव में, तो आप क्या सोचिए, अगर जीत कर आती हैं तो किस तरीके से काम करना, और क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम इनकम्प्लीट है जिसको गीता कोड़ा करना चाहती हैं? क्षेत्र में बहुत सारे काम हैं जिसको करना है। वहाँ बेरोजगारी, जो हमने बार बार इस मामले को उठाया है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, जो वहाँ आज बंद पड़े खदानें हैं उसको चालू करने का है। तो ये सारे मुद्दे तो हैं ही, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और वो इन चीज़ों पर जरूर कार्य करेंगे। अब युवाओं के हित को लेकर थोड़ी बातें कर लेते हैं। चंपई सोरेन ने हाल ही के दिनों में एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि 40,000 नियुक्ति जो है 4 महीने के भीतर सरकार करेगी। इसके साथ ही आपने देखा होगा जातीय सर्वेक्षण को भी लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा की है। तो क्या लगता है 4 महीने के भीतर इतना सारा काम सरकार कर लेगी? ये तो बिल्कुल ही असंभव है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर एक बार लोगों को सिर्फ ठगने का, छलने का काम कर रही है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि इतने कम समय में आप इतने लोगों को रोजगार दें। ये फिर एक झूठा आश्वासन ही साबित होगा, क्योंकि सरकार के पास में पर्याप्त समय था, पर्याप्त संख्या बल थी इन सब कार्यों को करने की। लेकिन उसके बावजूद आज भी ये सरकार कह रही है कि भाई हम करेंगे, हम सोचेंगे, विचारेंगे। तो ये तो सरकार की विफलता है। सरकार को जनता ने इस विश्वास के साथ चुना था कि भाई ये हमारे जो हम मुद्दे उठा रहे, चाहे वो युवा, क्योंकि युवाओं की ही मुद्दे को लेकर के ये सरकार आई थी। हेमंत सोरेन ने उस समय कई सारे वादे किए थे कि भाई हम बेरोजगारी भत्ता तक देंगे। अभी तो चंपई सोरेन बोल रहे 1,000 खटाखट लोगों के अकाउंट में जाएगा। तो ये तो 8,500 की बात हुई थी, अब फिर 1,000 पर आ गए हैं। तो सरकार की ये विफलता है, और सरकार सिर्फ युवाओं को ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता को छलने का काम किया है। जो जल जंगल जमीन की बात करती है, आज इनके ही सरकार में सबसे ज़्यादा अगर दोहन हो रहा है जल जंगल जमीन का, तो इनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में हो रहा है।
जातीय सर्वेक्षण को लेकर जिस तरीके से कैबिनेट से मंजूरी मिली है, कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है, ये कह रहे हैं चंपई सोरेन कि एसटी, एससी और ओबीसी को जो हक और अधिकार नहीं मिला है, जो वंचित है, उन्हें हक और अधिकार मिलेगा। तो 4 महीने में क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि जातीय सर्वेक्षण सरकार करा लेगी, जिस तरीके से बिहार में हुआ है? देखिए, अब जिस तरह से चंपई सोरेन कह रहे हैं कि अब हम ये करेंगे वो करेंगे, तो अब वो करते ही रहेंगे, उनसे होगा कुछ नहीं। ये सिर्फ झारखंड की जनता को छलने का काम है। अगर आपको वाकई ही इतना लगता है कि भाई यहाँ के एसटी, एससी, ओबीसी छले गए हैं, तो आपकी क्या कार्य योजना है? क्या सिर्फ जातीय सर्वेक्षण करके आप उनके लिए कोई कार्य योजना आपके पास तो कुछ है नहीं। आपने इनके लिए कोई कार्य नहीं किया कि आदिवासियों का उत्थान कैसे हो, एसटी, एससी, ओबीसी जो वर्ग है, दलित वर्ग है, इनके कार्यों का भाई ये कैसे पढ़े बच्चे, या इनको कैसे रोजगार मिले, या इनका समाज कैसे, इसके लिए कोई कार्य योजना नहीं है। सिर्फ आप जातीय सर्वेक्षण कराएंगे, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बल्कि सरकार ये बताए कि उन्होंने इन लोगों के लिए, इस वर्ग के लिए क्या काम किए हैं। इस लोकसभा चुनाव में हमने बीजेपी, कांग्रेस भी देखा, एक नई पार्टी जेबीकेएसएस भी आपने देखा होगा, जयराम महतो उसके सुप्रीमो है। तो क्या लगता है अगर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा होती है जेबीकेएसएस से, तो किसका नुकसान होगा? देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा कि एक विशेष वर्ग को ही लेकर के चल रहा है, और राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो आपको सभी समाज को, सभी वर्ग को साथ लेकर चलने की जरूरत है। और इतिहास गवाह है इन सब चीज़ों का कि जो सिर्फ एक ही ये को लेके चले उसका क्या हश्र होता है। लेकिन गिरिडीह में 3 से 3.5 लाख जो वोट है वो जयराम महतो को मिले थे, तो आने वाले समय में कोई ना कोई पार्टी को तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बिल्कुल, अब अगर हम लोग इस पर गहराई से हम लोग चिंतन करें तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा गीता जी, क्योंकि पिछले बार 2019 में बीजेपी यानी कि एनडीए के पास 12 सीटें थी, इस बार 9 सीटें। क्या संतुष्ट है आप लोग इस 9 सीटों से? क्योंकि इस बार माना जा रहा था 14 के 14 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, दावा भी किया जा रहा था, 400 पार का दावा किया जा रहा था, लेकिन धरातल पर दोनों में से कुछ भी नहीं दिखा। तो क्या लगता है बीजेपी की ओर से कोई ऐसी चूक हुई है जो इस तरीके का जो परिणाम है वो सामने आया? बीजेपी की तरफ से ऐसे कोई चूक नहीं हुई है। अगर आप गहराई से इसका विश्लेषण करें तो बीजेपी झारखंड में लीड पर है। बीजेपी ने लीड किया है और वो कई विधानसभाओं में लीड हुई है, जहां ठीक है कुछ सीटों पर हमें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जो 9 सीटें हम लोग जीते, पूरी मजबूती के साथ हम लोगों ने जीत हासिल की है। और हर कोई अपना टारगेट सेट करता है, तो आदरणीय मोदी जी ने भी अपना टारगेट सेट किया कि भाई हम लोग को 400 लाना है। तो टारगेट सेट करने में कोई बुराई नहीं है। हम सभी अपना अपना टारगेट सेट करते हैं कि भाई आज हम यहाँ करेंगे, आज यहाँ तक चलेंगे, या हम 1000 स्टेप चलेंगे या 10,000 स्टेप चलेंगे। हर कोई अपना टारगेट सेट करता है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि अकेले में बीजेपी ने तो बहुमत भी हासिल नहीं की। देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि दुष्प्रचार है। बीजेपी जिस तरह से जो सीटें लाई हैं, ये अपने बीजेपी के कार्यों के वजह से, बीजेपी के नीति सिद्धांतों के वजह से आज जनता ने इतना वोट किया है। और यहाँ पर आजसू को जगह भी नहीं दिया गया, केंद्रीय मंत्री बनाया भी नहीं गया, तो इसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। महागठबंधन का कहना है कि आखिर क्यों नहीं सीपी चौधरी को आगे किया गया? देखिए, अब ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है। अब इस पर वही लोग बयान दे या वो लोग विचार रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ गीता कोड़ा मौजूद थी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होने वाला है इस वर्ष झारखंड में, और इसको लेकर बीजेपी जो है पूरे तरीके से कमर कस ली है। किस तरीके से प्रदर्शन करना है इसको लेकर चर्चाएं भी हो रही है। गीता कोड़ा ने स्पष्ट रूप से कहा कि टास्क भी दे दिया गया है कि किस तरीके से सभी दिग्गज नेताओं के साथ साथ सांसद और विधायकों को कार्य करने हैं। फिलहाल मुझे और नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। बच्चे की किलकारी और एक तरफ दुनिया सारी, पर कभी कभी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिनकी वजह से मां बनने में परेशानी आती है। पर आपके लिए अच्छी खबर यह है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आपके शहर धनबाद में है डॉक्टर प्रिया प्रियदर्शनी और डॉक्टर धीरज चौधरी का सात्विक IVF, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी से आपका ट्रीटमेंट विश्व विख्यात एक्सपर्ट डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा और डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा के द्वारा किया जाता है। धनबाद का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 2016 में यही हुआ। सात्विक IVF धनबाद, एडवांस ट्रीटमेंट विद पर्सनल केयर।